हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज जो है 2 दिनों बाद वीडियो अपलोड हुआ है हमारे प्यारे दोस्तों के लिए। तो ये मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जो कि 1 से 6 तक प्रश्न संख्या दे दिया है 2 नंबर वाला। तो ये हिस्ट्री का जो है 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, कितने नंबर का? तो 6 नंबर का पूछा जाता है आप लोगों को एग्जाम में। और 6 होता है क्वेश्चन, जिसमें से आप लोगों को मात्र 3 का आंसर देना है। और दोस्तों इसमें से आप लोगों को 2022 में या 23 में दे रहे हैं, हर साल इसमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों को टक्कर देते रहेगा, याद रखिएगा। तो चलिए इसमें से हम लोग पूरा 6 के 6 आंसर हम लोग जानेंगे। लेकिन हम लोग को देना कितना है एग्जाम हॉल में? तो 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन हम लोग जानेंगे 6 का 6। तो पहला क्वेश्चन क्या है? बियाना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। बियाना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। तो चलिए हम लोग बियाना कांग्रेस के 2 उपलब्धियां बताते हैं हम। क्या है तो हमारे प्यारे दोस्त, सबसे पहले नंबर बात, आप लोग यदि नए नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी रेगुलर मैं हिस्ट्री का जो है मैं 2 मार्क्स वाला अभी लगातार डालूंगा 3 दिन। ठीक 3 दिन बाद मैं 4 मार्क्स वाला डालूंगा इसका हिस्ट्री का। ठीक है, 2 दिन ही मात्र डालूंगा और आप लोग को फिक्स है कि वही पूछा जाएगा। तो देखिए, और इसका प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा। बियाना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां इस प्रकार है। एक में है कि बियाना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा नेपोलियन युग का अंत कर दिया गया। तो बियाना कांग्रेस सम्मेलन जब हुआ तो उस समय नेपोलियन युग का अंत हो गया। 1 नंबर बात, बियाना कांग्रेस के कारण नेपोलियन के जो युग था वो पूरा खत्म हो गया। 2 नंबर में कह रहा है कि नेपोलियन के द्वारा पैदा किया हुआ अशांति पुनः बियाना कांग्रेस द्वारा शांति संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया। यानी कि नेपोलियन जो था मेरे भाई, नेपोलियन जो था, जो अशांति जो फैला दिया था, वह जो है अशांति को जो है पुनः बियाना कांग्रेस के द्वारा शांति में बदल दिया गया। ठीक है, शांति में बदलने का प्रयास किया गया। यही 2 बियाना कांग्रेस के उपलब्धियां हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो ध्यान से सुनिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभावों को बताएं। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग कहिए कि सर मुझे इसका आंसर कैसे चाहिए। तो आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि लास्ट में मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट या आप लोग को PDF इसका लेना है तो आप लोग को लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दे दिया गया है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए, औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 नकारात्मक मतलब होता है कि इसका मतलब कि हानि। ठीक है, इससे क्या क्या हानि होगा सो बताना है औद्योगिक क्रांति से। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार से है। औद्योगिक क्रांति के कारण छोटे छोटे किसान भूमिहीन हो गए। तो छोटा छोटा किसान जो है भूमिहीन, यानी कि जब उद्योग जब भी हम लोग को शहर में या गांव में अगर बसेगा तो उन सभी किसानों से जमीन लेकर के ही ना औद्योगिक खोलेगा। और क्योंकि बड़े बड़े फर्म स्थापित करने के लिए छोटे छोटे किसानों की भूमि की अधिग्रहित, ठीक है, कर ली गई। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति जब होता है तब किसान के भूमि जो है मांग लिया जाता है या ज़बरदस्ती करके खरीद लिया जाता है, जिससे क्या होता है किसान का भूमि जो छोटा छोटा भूमि वो अधिग्रहित कर लिया जाता है। 1 नंबर नकारात्मक प्रभाव हुआ। 2 नंबर में देखिए, औद्योगिक क्रांति के कारण ही भारत में शिल्प कार्य यानी कि कुटीर उद्योग समाप्त हो गया। कुटीर उद्योग मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि पाव रोटी उद्योग, वो पकौड़ी उद्योग, पकौड़ी आप लोग सुने होंगे, फोफी उद्योग, ये सभी आप लोग सुने होंगे। छोटा छोटा उद्योग को हम लोग कुटीर या शिल्पकारी उद्योग कहते हैं। बहुत सारे लोग मजदूर बनने पर मजबूर हो गए और काम की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ा। तो जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो छोटा छोटा उद्योग जब बंद हो गया तो वो लोग छोटा छोटा उद्योग वाले जो है बड़े बड़े उद्योग की ओर काम करने के लिए भटकने लगे, फिर भी काम नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो यही इसका औद्योगिक क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव है। अब आगे क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग एकदम पूरा देखेंगे जिससे आप लोगों को पूरा फायदा होगा। बिहार के किसान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो जब किसान आंदोलन हुआ था बिहार में, उसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आप लोग जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये बात आप लोग जानते हैं, 1917 में महात्मा गांधी किए थे। तो देखिए, बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यानी कि अपना बिहार में पश्चिमी चंपारण में जो है मेरे भाई,
वहाँ पर जो नील की खेती होता था, ठीक है, और वहाँ पर क्या करता था ना अंग्रेज लोग कि उसका नील के खेती के मतलब कि जो उपज जो होता है वह नील ले लेता था और फिर उसके लिए 6 महीना के लिए उसका भूमि छोड़ देता था, क्योंकि जिस भूमि पर नील की खेती होता था उस भूमि में उर्वरता गायब हो जाता था। तो किसानों की मांग को लेकर 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार को अंततः किसानों की मांग मानना पड़ा। तीन कठिया व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इसको हम लोग कहते हैं तीन कठिया व्यवस्था या तीन कठिया प्रणाली भी कहते हैं, जिससे किसान अब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो गए थे। बिहार 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ। तो याद रखिएगा, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में और बिहार में 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ। तो पूछा कि बिहार के मुंगेर में किसान सभा का गठन कब हुआ? 1922-23 में। किसने किया? तो शाह मोहम्मद जुबैर। यह आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछता है, किंतु इसे अधिक व्यापक, ठीक है, इसे अधिक व्यापक और शक्तिशाली आधार 1928 में प्राप्त हुआ, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में और पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा की विविधता स्थापना की। तो देखिए, बिहटा में और सोनपुर में किसने किसान सभा की बैठक किया था? स्वामी सरस्वती सहजानंद ने 1928 में और 1929 में। फिर कह रहा है 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। तो 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय, ठीक है, लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। तो पूछा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 11 अप्रैल 1936 को ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और किसने कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ, ठीक है। चलिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन आगे इसी में कह रहा है। ये सभी आगे इतना नहीं लिखना है, आप लोग को मैं ऐसे ही बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आगे 4 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन से ध्यान दीजिए। 4 नंबर में कह रहा है कि असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? तो असलम पद्धति होता है मेरे भाई, जैसे कि कोई फैक्ट्री के निकट कमाने गया और वह फैक्ट्री के निकट जो है, जैसे मान लीजिए कि ये फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री, और यहाँ पर रहने के लिए निवास स्थान नहीं है, तो सभी लोग गांव से जाएंगे काम करने। तो उसके लिए हुआ था क्या कि एक नहर रहता था, नहर इस तरह से, और इसी नहर पर जो है सर देखा कि नहर है भैया, तो इस फैक्ट्री वाला क्या किया, इधर नहर की ओर जो गंदगी बहुत सारा रहता था, तो उसी गंदगी में सभी के लिए एक एक मकान बना दिया, ठीक है, और वो लोग उसी में भाड़ा पर रहने लगे। नहीं तो पानी का व्यवस्था था और नहीं नलकूप और नहीं धूप का व्यवस्था था और नहीं पानी का, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग आगे की ओर जानेंगे असलम पद्धति के बारे में, उसी को हम लोग असलम पद्धति भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस तरफ हम लोग चलते हैं असलम पद्धति की ओर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे भाई, क्या कर रहा है कि असलम पद्धति की शुरुआत औद्योगिकीकरण से हुई है, क्योंकि औद्योगिकीकरण जब हुआ, बड़ा बड़ा शहर में अगर बड़ा बड़ा उद्योग खुल गया तो वहाँ पर छोटा छोटा कुटीर उद्योग तो बंद हो गया था। तो मजदूरों को छोटे छोटे घरों में रहना पड़ा, जहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। समझ रहे हैं ना, मैं बताया हूँ। स्त्री हो या पुरुष को खुले में शौच करना पड़ता था। इस कारण गंदगी बढ़ने लगी, लोग तरह तरह के रोगों का शिकार होने लगे। मजदूर अपने निवास के लिए अच्छी पूर्ण व्यवस्था करने में असमर्थ थे, कारण कि उन्हें इतनी कम आय होती थी। मतलब कि मजदूर सबको इतना कम आय था, इतना कम इनकम, आय मतलब होता है इनकम मतलब कमाई इतना कम था मेरे भाई कि वो जो थे मजदूर लोग, ये मजदूर लोग जो थे, समझ रहे हैं ना, मजदूर लोग, इनके पास जो है अपना खाने पीने के लिए पैसा नहीं होता था, तो ये लोग आगे पैखाना उखाना कैसे बनाते, वही बात है। फिर कह रहा है कि कारण कि उन्हें इतनी कम आय थी कि जिससे उनको दाने दाने को मोहताज रहना पड़ता था, ठीक है। आगे चलकर कुछ ट्रेड यूनियन बने, यानी कि ट्रेड यूनियन आप लोग जानते कि आप लोग एक बात सुने होंगे कि ट्रेड यूनियन मतलब क्या होता है ना, जैसे कोई कंपनी में काम कर रहा है तो उसमें एगो को वेल्डर बना दिया जाता है, उसको मालिक के तौर पर काम करने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो ये मालिक के तौर पर काम करेगा तो उसमें इसका लीडर बनता है, ठीक है, यूनियन एक बनता है लीडर। तो उसमें जो है ये लीडर लड़ता है कि हमको ये चाहिए कंपनी के थ्रू, हमको वो चाहिए, ठीक है। तो वही बात हुआ। तो वहाँ पर दुकानदारी चमकाने में अधिक रहते थे, मतलब कि वो थे कौन, कंपनी वाले, वो अपने आप में बहुत तेज थे। आगे देखिए, इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या है सो।
तो मजदूरों को सुविधा दिलाने की ओर कम ध्यान देते थे। कौन देते थे? तो मालिक, फैक्ट्री के मालिक, उद्योग के मालिक, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं असलम पद थी। अब चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो मेरे भाई आप जानते हैं कि आपके पास पैसा या आपके पापा के पास पैसा नहीं रहेगा तो आप लोग आर्थिक संकट, यानी कि आप लोग के पास पैसा रहबे नहीं करेगा तो आप लोग आर्थिक संकट ना। तो जिसके पास पैसा रहता है उसका आर्थिक व्यवस्था अच्छा होता है, जिसके पास पैसा नहीं रहता है वह आर्थिक संकट को झेलता है। तो इसी के बारे में हम लोग आगे की ओर करेंगे वर्णन। तो आगे देखिए हम लोग 5 नंबर में चलते हैं। बहुत ही आसान तरीका से हम बताएंगे आंसर इसमें कि अर्थतंत्र में यानी कि आर्थिक व्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, यानी कि समझिए जब कृषि नहीं होगा यानी कि खेती नहीं होगा, ठीक है, और वही खेती जब नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा। बात समझे, पेठिया में नहीं जाएगा कोई। तो वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब कृषि होबे नहीं करेगा तो व्यापार कैसे होगा, और जब व्यापार नहीं होगा तो सभी का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा, विकास डेवलप नहीं हो पाएगा। तो लाखों लोग उसमें क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। तो बैंक और कंपनियां दिवालिया निकल जाएगा बैंक और कंपनियां का। तो वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत नहीं रह जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं आर्थिक संकट। क्योंकि जब अनाज नहीं उपजेगा, फिर उसके बाद वह उसी अनाज से व्यापार नहीं होगा तो उससे क्या होगा? उससे होगा कि ये विकास अवरुद्ध हो जाएगा, यानी कि हम लोग का तरक्की नहीं हो पाएगा, ठीक है। और तरक्की नहीं होगा तो बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे तो बैंक और कंपनियां का दिवाला निकल जाएगा, ठीक है। और वस्तु और मुद्रा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, बाजार में सभी की कीमत भी डाउन हो जाएगा। चलिए यही आप लोग को, ठीक है, आर्थिक संकट इसी को हम लोग कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे भाई? कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो चलिए चंपारण सत्याग्रह का हम लोग संक्षिप्त परिचय देंगे। बहुत ही हल्का है। इसी में राजकुमार शुक्ला ने 3 कठिया प्रणाली के लिए किसको बुलाए थे? तो महात्मा गांधी को। तो बिहार के चंपारण जिला में अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया पद्धति लागू किया गया था, जिसके कारण वहाँ के किसान बहुत ही त्रस्त थे, मतलब कि बहुत ही कष्ट में थे, ठीक है। वहाँ के जैसे पश्चिमी चंपारण में, बिहार के पश्चिमी चंपारण एक जिला है, ठीक है, जो वहाँ पर नील की खेती होता था। और उसी नील के खेती पर 3 कठिया प्रणाली चलाया जाता था। कितना? तो 3 कठिया, यानी कि 3 हिस्सा अपने लेता था वो, और 1 हिस्सा देता था किसान से। तो किसान से 1 हिस्सा में क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो किसान से क्या हो गया? उसमें जो बहुत भूखा मर जाता था। तो राजकुमार शुक्ल ने क्या किया 1917 में कि गांधी जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, ठीक है, अपना चंपारण की ओर। और 1917 में गांधी जी चंपारण पहुँचे। सरकार पर दबाव देकर चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन करके 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने और अन्य करों पर भी रोक लगाने की बात की। यानी कि चंपारण में जो था मेरे भाई, पश्चिमी चंपारण में, वहाँ पर गांधी जी जो थे, कौन सा? तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किए। कि इसी कमेटी के तहत, एग्रेरियन कमेटी जो है चंपारण एग्रेरियन कमेटी, इसी कमेटी के गठन के बाद 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए, अन्य कर को भी माफ़ करने के लिए कहा गया। यही जो है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त वर्णन है। तो हमारे प्यारे दोस्त, अगर आप लोग नए हैं तो अभी मैं 6 टोटल में 18 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जिसमें से आप लोगों को एग्जाम में 3 क्वेश्चन 100% पूछ लिया जाता है। तो आप लोग एकदम जुड़े रहिए हमारे साथ। आप लोगों को एकदम 100% मैं वही बताऊंगा जो आप लोगों को एकदम पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री का 5 नंबर 2 नंबर वाला। चलिए तो इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ऑल चैप्टर हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है, और एक मॉडल पेपर भी हिस्ट्री का दे दिया गया, आप लोग जरूर से देखेंगे। तो चलिए इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।